नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर का स्टार्ट किया था, पहला जो चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं या समीकरण, तो हम समीकरण के बारे में जान रहे थे। हमने समीकरण के बारे में जाना था कि समीकरण क्या होता है, समीकरण किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं कि समीकरण में हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें हमारा अभिकारक और उत्पाद। फिर बात आती है कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण से क्या समझते हैं। तो संतुलित समीकरण ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष का मतलब लेफ्ट और राइट, दायां पक्ष या बायां पक्ष, दायां व बायां पक्ष बराबर होते हैं। संतुलित समीकरण कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं संतुलित समीकरण कहलाता है। यदि उदाहरण की बात करें, जैसे कार्बन और ये ऑक्सीजन को यदि हम अभिक्रिया कराएं इनकी, तो ये C और +O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसमें ये दोनों पार्ट जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे होते हैं अभिकारक, ये दोनों अभिकारक होते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बना पदार्थ ये उत्पाद कहलाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब बात करते हैं कि इसमें संतुलित, तो देखो कार्बन की मात्रा इसमें 1 है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 1 है, ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, मतलब LHS और RHS आर इक्वल, दोनों बराबर हैं। तो ऐसा समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं असंतुलित समीकरण, या इसी को कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, कंकाली समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं, जिसके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते, संतुलित या असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाता है। कंकाली समीकरण कहलाता है। अब जैसे इसमें उदाहरण की यदि बात करते हैं, तो उदाहरण में जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, जल का निर्माण करता है। तो अगर इसको यहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं तो ये हमारा कंकाली समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 हो गए, अणु हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो इसके LHS RHS जो है, LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारा कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण कहलाता है। समीकरण के पश्चात अब हमें पढ़ना होता है अभिक्रियाएं, कि जैसे समीकरण बनाना सीख लिया हम लोगों ने, तत्वों के बारे में जान लिया। अब समीकरण से रिलेशन में हमारी आ जाती अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमारी है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से वितरित है कि संयोजन, सह मीन्स योग, योज मीन्स जोड़ना, कि मतलब संयोजन जब अभिकारक 2 या 2 से 1 में परिवर्तित हो जाती है, मीन्स ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक बनाते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी इस उदाहरण को मैंने दिया था, तो H2 प्लस O2 यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निर्मित करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ से जल का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर जल हाइड्रोजन के 2 वैल्यू हैं और इसमें कितना है 2। ऑक्सीजन का यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 1 है। अगर इधर हम 2 लगा देते हैं तो ये हो जाता है 4, और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन हो गया हमारा 4, ऑक्सीजन हो गया 2। तो इसको यदि हम बराबर करना है तो ऑक्सीजन तो 2 निर्मित है, हाइड्रोजन में भी 2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये संतुलित समीकरण कहलाया। और नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनेक ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की बात करी थी, तो रासायनिक अपक्रिया को हम पढ़ा रहे थे। इसके पहले हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया था, तो आज रासायनिक अपक्रियाओं की बात करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में पहला जो हमारा पहली अपक्रिया आ जाती है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया को इसी को हम संकलन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संकलन अपक्रिया तथा इसी को हम योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो या तो आपका संयोजन अपक्रिया पूछा जाएगा, या संकलन अपक्रिया, या योगात्मक। इन तीनों की एक ही डेफिनेशन होती है कि जब अभिकारक 2 या 2 से हो और वो एक उत्पाद बनाए, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा एकल उत्पाद बनता है, जिसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संकलन अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया कहलाती है। तो क्या हुआ, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद या प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसी अपक्रिया संयोजन या संकलन अपक्रिया कहलाती है। जैसे एक हमारा अभिकारक कार्बन हो गया, प्लस दूसरा यदि एग्जांपल्स में समीकरण से देखते हैं, दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। यदि C और O2 कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये इस प्रकार का समीकरण किस प्रकार की अपक्रिया का प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार का समीकरण संकलन या संयोजन अपक्रिया को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब जब अभिकारक हमारा एक या एक से अधिक हो और मिलकर के एक हो जाए, तो ऐसी अपक्रिया जो होगी वो संयोजन या संकलन अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 2 में आ जाता है कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा आता है, पहला संयोजन हो गया, दूसरा वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अपक्रिया में देखते हैं, वियोजन अपक्रिया जो होती है वो मुख्य 3 प्रकार की होती है। अब नंबर 2 में डाल देते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, तो
वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वियोजित का मतलब ही होता है कि एक बड़े उत्पाद का दो में बदल जाना। तो जब अभिकारक एक होगा और वो दो या दो से अधिक खंडों में टूटेगा तो हमारा कहलाता है क्या? वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगर यहां से हम इसको देखें, जैसे हमारा ये H2O है, जल होता है, और जल को यदि इसमें हम इसको वियोजित करते हैं तो जल इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये हमारा दो भागों में टूट जाता है, जैसे H2 प्लस O2। तो अभिकारक हमारा एक है जल, और टूट गया किसमें? दो में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब इसको यदि संतुलित करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ दो है और यहाँ हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो है, इधर एक है, यहाँ मैं दो लगा देता तो ऑक्सीजन हमारे दो हो गए, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया यदि संतुलित करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो है और यहाँ हो गए चार, दो दूनी चार, तो इसमें हम दो लगा देंगे तो ये चार हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी प्रदर्शित करती है कि ये वियोजित अभिक्रिया है। जब अभिकारक का एक या एक से अधिक उत्पाद में टूटकर मिलना पाया जाए तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया होती है। और जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो और उत्पाद यदि प्रोडक्ट बनता है वो एक मिल जाए तो वहां पर हमारा संयोजन होता है या संकलन। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया मुख्य तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती हैं वियोजन अभिक्रिया, मुख्य तीन प्रकार की होती हैं। तो नंबर एक वैद्युत या ऊष्मी वियोजन, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। नंबर दो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। नंबर तीन है प्रकाशी अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में पाया जाता है तो वियोजित अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रिया हमारी मुख्य तीन प्रकार से हो जाती हैं। नंबर एक हमारी हो जाती है ऊष्मी वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशी वियोजन अभिक्रिया। तो अब इसमें पहले हम डालते हैं ऊष्मी वियोजन, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति के कारण वियोजित होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो वो हमारी ऊष्मी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पादित होती है। तो ऊष्मी अभिक्रिया क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया
अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा या हीट गर्मी की उपस्थिति में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है तो ऊष्मी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मी अभिक्रिया कहलाती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है, ऊष्मी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि इसको हम हीट करते हैं या इसमें ऊष्मा प्रवाह करते हैं, ऊष्मा प्रवाह करते हैं तो ये हमारा दो भागों में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है प्लस यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये CaO चूना, इसको बोलते हैं शुष्क चूना, कैल्शियम ऑफ लाइम शुष्क चूना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जब अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलता है तो वो ऊष्मी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया वैद्युत वियोजन अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जब अभिकारक वैद्युत धारा की उपस्थिति में या वैद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाती है तो वो हमारा वैद्युत वियोजन कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वैद्युत की या वैद्युत धारा के प्रवाह से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वैद्युत की या वैद्युत धारा की प्रवाह से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यदि उदाहरण की बात करें इसमें, जैसे अभिकारक हमारा हो जाता है H2O जल, और इसमें यदि हम वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, वैद्युत धारा, तो यह हमारा H2 प्लस O2 में टूट जाता है। H2 प्लस O2 में टूट जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। यदि हम संतुलित करते हैं तो यहाँ 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो जाती है और ऑक्सीजन की वैल्यू भी यहाँ से 2 हो जाती है यहाँ से, और इधर भी 2 कंप्लीट, तो ये 2 लगा लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जब अभिकारक
वैद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो हमारा कहलाता है क्या, ऐसी अभिक्रिया या ऐसा समीकरण वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऊष्मा या प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl को सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से सिल्वर Ag अलग हो जाता है और ये क्लोरीन गैस निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। लेते ही काफी है। क्रिया का जो टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अवयवों या आयनों में परस्पर अवयवों का परस्पर विनिमय होता है। विनिमय मीन्स एक्सचेंज, जिसे स्थानांतरण बोलते हैं, और नया पदार्थ बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक अपने दो का परस्पर आदान प्रदान या स्थानांतरण करते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें देखते हैं ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है और इधर हमारा सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है। इधर यदि प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो सिल्वर होता है वो होता है पॉजिटिव वर्ड का, पॉजिटिव होता है, जबकि NO3 से नाइट्रेट बोलते हैं ये नेगेटिव होता है। इधर हमारा सोडियम पॉजिटिव है और क्लोराइड नेगेटिव है। तो परिभाषा के अनुसार जो यौगिक हैं वो अपने आयनों में परस्पर परिवर्तन करते हैं, मीन्स स्थानांतरण करते हैं। तो इसका जो सिल्वर पॉजिटिव है वो इसके दूसरे यौगिक के क्लोराइड से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। इस प्रकार से ये सिल्वर क्लोराइड AgCl बन गया और बचा ये नाइट्रेट और ये सोडियम। तो ये बचा हुआ सोडियम और नाइट्रेट जो क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना देगा। अब अगर बात यहाँ से ये करें कि सर इसमें ये सोडियम और ये Ag ये क्यों नहीं बना, NO3 या HCl ये क्यों नहीं बना, क्योंकि रासायनिक समीकरण का एक तरीका होता है या कुछ रूल्स होते हैं कि प्लस माइनस, कोई भी यौगिक बनेगा तो प्लस माइनस होगा और इसमें पॉजिटिव निगेटिव का बेस होता है। यदि इसमें जो सिल्वर है Ag ये पॉजिटिव है तो क्लोराइड आपका नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बना। और इसमें सोडियम है नाइट्राइट है तो सोडियम नाइट्राइट बना। कभी भी इसमें आपका जो सोडियम और सिल्वर ये सूत्र नहीं बनेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव नहीं बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। तो इस प्रकार से यदि सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एग्जांपल्स अगर नेक्स्ट देखते हैं, ये सोडियम सल्फेट है और दूसरा बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम हमारा प्लस होता है और सल्फेट माइनस होता है। इधर दूसरे प्रोडक्ट में क्या होता है कि बेरियम जो होता है पॉजिटिव होता है और क्लोराइड नेगेटिव होता है। तो इसका जो यौगिक का सोडियम है इस क्लोराइड से क्रिया करके बनाएगा NaCl जो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जबकि ये बेरियम और इस सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाएगा जो कि बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेप के रूप में पाया जाता है। तो साधारण ज्यादातर यही रिएक्शन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित को पूरा कीजिए। हिंदी में लिख के आ जाएगा सिल्वर नाइट्राइड प्लस नमक क्रिया करके बनाता है। एक कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा, एक आपको बनाना होगा। संतुलित करने में भी दिया जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि इस प्रकार का समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो अभिक्रिया आ जाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक या अधिक क्रियाशील अभिकारक कम क्रियाशील वाले अभिकारक को क्या करता है, निष्क्रिय करके उसके स्वयं यौगिक को विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि देखते हैं इसमें जैसे फेरस, ये आपका आयरन है, प्लस यहाँ से कॉपर सल्फेट जो आपका नीला धोता होता है, कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो कॉपर की अपेक्षा ये जो फेरस होता है जिसे आयरन बोलते हैं, तो ये आयरन जो होता है ये अधिक सक्रिय होता है। परिभाषा है अधिक सक्रिय वाला जो यौगिक होता है वो कम सक्रिय वाले यौगिक को हटा देगा। तो ये कॉपर सल्फेट की जगह से यहाँ से फेरस, ये फेरस सल्फेट बनेगा FeSO4। फेरस की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की भी 2 होती है, अर्थात FeSO4 बनेगा, प्लस यहाँ से कॉपर मुक्त अवस्था में निकल जाएगा, ये फेरस सल्फेट। तो ये उदाहरण जो है ये किस अभिक्रिया का है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है। यदि पूछा जाए ये कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी धातु सक्रिय है और कौन सी धातु अक्रिय या निष्क्रिय होती है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वो सक्रिय पाई जाती हैं, जबकि हाइड्रोजन की नीचे जितनी भी धातुएं होती हैं उनको निष्क्रिय अवस्था में मानते हैं। जिस प्रकार से ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जो बात करते हैं तो हमारा फेरस हो जाता है, जेडेन हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, सोडियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। ये सारी धातुएं कैसी होती हैं, सक्रिय होती हैं। जबकि इसके नीचे की बात करते हैं, जैसे हमारा कॉपर Ag, ये हमारे हो जाते हैं क्या, और Au सोना, ये निष्क्रिय धातुएं होती हैं। तो सक्रिय धातुओं को यदि निष्क्रिय धातुओं से क्रिया होगी तो सक्रिय धातुएं जो होती हैं वो निष्क्रिय धातुओं को उनके यौगिक से अलग करके प्रतिस्थापित करके स्वयं उसमें लग जाती हैं। तो ऐसा ही उदाहरण ये था, एग्जाम्पल, तो प्रतिस्थापित अभिक्रिया का समीकरण कहलाता है। भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने मूल अवस्था में वापस लौट आता है। और पदार्थ के जो गुण होते हैं इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बने पदार्थ और
मूल पदार्थ के गुण एक जैसे ही होते हैं। कहने का मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है और परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसके गुण और मूल पदार्थ के गुण एक जैसे होते हैं। पदार्थ में परिवर्तन होता है भौतिक रूप से तो उसकी संरचना और बनावट में परिवर्तन हो जाता है, बाकी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का बर्फ बनना या बर्फ से जल बनना, रबर का खींचना, कागज का मोड़ना आदि जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो भौतिक परिवर्तन में आ जाते हैं, क्योंकि रबड़ को खींचने पर यदि हम छोड़ देंगे तो वो अपनी अवस्था में वापस लौट आएगी। कागज को मोड़ने के पश्चात यदि उसको हम सीधा फोल्ड कर देंगे, सीधा कर देंगे तो भी अपनी भौतिक अवस्था में वापस लौट आएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ के जो गुण होते हैं वो मूल पदार्थ के गुण के एक समान होते हैं तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यदि रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है और बने पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से सर्वथा भिन्न होता है। कहने का मतलब परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ बनेगा वो नया होगा और नए पदार्थ के जो गुण होंगे वो मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं तो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो नंबर 1 जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। यदि एक बार दूध से दही बन गया तो दही को दोबारा हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कागज का जलना, पेड़ का काटना, पेड़ों का काटना, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जो जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन माना जाता है। तो मोमबत्ती का जलना, भोजन का पचना, फलों का पकना, फलों का पकना आदि जो क्रियाएं होती हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना आदि ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।